सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 323 के साथ हाजिर हूँ और जिसने भी एपिसोड 322 नहीं देखा है वो जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वहीं से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफेंग गुसेंगटोन का मुंह बंद करके उस 3-हेडेड क्रो से कहता है, नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक बच्चा है, इसकी नॉनसेंस बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो इधर ज़ूफेंग की ये बात सुनने के बाद वो 3-हेडेड क्रो ज़ूफेंग से कहता है कि ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। तो अब इधर ज़ूफेंग ये बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या इस 9th लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट का एक मास्टर भी है? और अगर ऐसा सच में है तो मैं वाकई में उस प्रकार की एग्जिस्टेंस को देखना चाहूंगा। तो अब इधर ज़ूफेंग ये सब सोच रहा होता है कि तभी दूसरी ओर सेंगटोन आगे बढ़ता है और अपने फादर यानी कि ज़ूफेंग को पीछे हटाता है और उस 3-हेडेड क्रो से कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये यंग मास्टर तुम्हारी बात मान करके चल के उसे देखेगा, इसलिए क्योंकि तुम कह रही हो। ठीक है, मैं भी तुम्हें देखता हूँ कि आखिर तुम हमें कैसे ले जा सकते हो। तो अब इधर गुसेंगटोन की ये बात सुन करके 3-हेडेड क्रो अपना सिर नीचे कर लेता है और गुसेंगटोन से कहता है, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मगर लेकिन जैसा कि मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है तो मुझे आप लोगों को मेरे साथ ले जाना ही होगा, चाहे मुझे अपनी फोर्स से ही इसे जबरदस्ती क्यों ना करना पड़े। इतना कहने के बाद फिर वो 3-हेडेड क्रो आगे कहता है कि क्या तुम लोगों को मेरे सिर पे ये अशुरा ब्लू फ्लेम दिख रही है? मेरे मास्टर ने मुझे ये दी है ताकि मैं आपसे और जेंटलमैन से बात करके विवाद कर सकूं, इसलिए प्लीज मुझे ये करने पर फोर्स मत कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो अब 3-हेडेड क्रो की ये बात सुनकर के गुसेंगटोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें ये ट्राई करते हुए देखना चाहता हूँ। और क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब भी मैंने किसी पावरफुल अपोनेंट के साथ फाइट लड़ी है, तब से सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी फिस्ट यानी कि घूसों पर ही विश्वास किया है और कभी भी कोई भी मेरी इन फिस्टों के ऊपर काबू नहीं कर पाया है। तो अब इसीलिए आ जाओ, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। तो अब इतना कहकर के गुसेंगटोन फाइट के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी वहाँ पे बीच में ज़ूफेंग आ जाता है और गुसेंगटोन को आगे बढ़ने से रोक लेता है और फिर वो उस 3-हेडेड क्रो से कहता है कि ठीक है, फिर हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे मास्टर को देखने के लिए चलते हैं, अब चलो और हमें वहाँ पे जाने का रास्ता दिखाओ। तो अब इधर ज़ूफेंग की ये बात सुनने के बाद वो 3-हेडेड क्रो ज़ूफेंग के सामने अपने विंग्सों को फैलाता है और उससे कहता है कि ये जगह वहाँ से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए प्लीज आप लोग मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं आप लोगों को बड़ी तेजी से वहाँ पे ले जाऊंगा। तो अब उस 3-हेडेड क्रो की बात मान करके गुसेंगटोन और ज़ूफेंग उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो बड़ी तेजी में उस और हवा में उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद उस बीस्ट के ऊपर बैठे हुए गुसेंगटोन ज़ूफेंग से कहता है, डैड क्या ये चीज इस बीस्ट के सामने अपनी हार स्वीकार करने जैसी नहीं है? इस चीज से तो डैड मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। गुसेंगटोन की ये बात सुनकर के ज़ूफेंग हंसते हुए उससे कहता है कि ये किसी तरीके की हार थोड़ी ना है, यहाँ पे तो सिर्फ दूसरी पार्टी हमें अपने साथ आने के लिए इनवाइटेड कर रही है और अब क्योंकि इसका ये इनविटेशन काफी ज्यादा कंपल्शन और रेस्पेक्टफुल था, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें इसके साथ जाना होगा, लेकिन हमारे एटीट्यूड का डिफरेंस बिल्कुल एकदम जमीन आसमान की तरह होगा। ताकत में इस तरीके के ऑब्वियस गैप के साथ खुद को अपनी बेइज्जती के लिए अपमान करने की बजाय इस समय हमारे लिए एक कदम पीछे हटना काफी ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा तुम्हारे डैड इस मिस्टीरियस एक्सपर्ट से मिलने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हैं। कहने के बाद ज़ूफेंग अपनी आईज में हल्की सी ब्लू फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स को पाने की मुझे काफी ज्यादा जरूरत है। तो इधर ज़ूफेंग और गुसेंगटोन ये सब बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी 3-हेडेड क्रो उन दोनों से कहता है कि अब तुम लोग जल्दी से मुझे टाइट से पकड़ लो। इतना कहकर के वो 3-हेडेड क्रो अपनी स्पीड को इतनी ज्यादा तेज बढ़ा देता है कि उसके सामने तभी एक पोर्टल अपीयर होता है, जिसके के अंदर वो लोग बड़ी तेजी से चले जाते हैं और तभी अगले सीन में वो पोर्टल दूसरी ओर जाकर के खुलता है और वो लोग बड़ी तेजी से उस गेट से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद गुसेंगटोन उस जगह को देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या इसके पास भी डैड की डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की पावर्स की तरह एक कोई टेलीपोर्टेशन स्किल है? तो इधर ज़ूफेंग उसे बताता है कि हजारों मीलों तक फैला ये मून और स्काई को होल्ड किया हुआ है। एक स्केयर डोमेन में एक फेमस कहावत 5 ग्रेट पवित्र बीस्टों में से एक द वॉल्टिंग कुनपेंस इनक्रेडिबल पावर्स, अपनी सिर्फ एक फ्लैप में ये 9000 मील्सों को पार कर सकता है। ये 3-हेडेड क्रो क्वानलिंग कुनपेंग की ब्लड लाइन से है। हालांकि
हालांकि ये अपने एंसेस्टर की तरह इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, मगर लेकिन फिर भी ये कम से कम 100 मील्स तक तो आराम से पार कर सकता है। ये कोई टेलीपोर्टेशन नहीं थी, बल्कि ये इसकी एकदम प्योर स्पीड थी। तो इधर जूफेंग की ये बात सुनने के बाद गुसेंगटन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस 3-हेडेड क्रो के सिर को सहलाते हुए उससे कहता है, तुम तो यार सच में काफी ज्यादा कूल निकले। तो इधर 3-हेडेड क्रो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि यंग मास्टर आप तो सच में काफी ज्यादा काइंड और अच्छे हैं और ऐसी पैरेलल ट्रिक्स तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद फिर वो 3-हेडेड क्रो तेजी से एक बड़े से माउंटेन की ओर आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद फिर वो उस माउंटेन के एंट्रेंस के पास लैंड करता है और उस माउंटेन के एंट्रेंस के सामने एक बड़ी सी गुफा होती है। वहाँ पे वो 3-हेडेड क्रो गुसेंगटन और जूफेंग को उतारने के बाद उनसे कहता है कि अब आप लोग यहाँ से अकेले ही अंदर जाइए, अंदर मास्टर आपका काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अब आप लोग जल्दी से यहाँ से अंदर चले जाइए। इतना कहने के बाद फिर वो 3-हेडेड क्रो वहाँ से तेजी से उड़ जाता है, जिसके बाद जूफेंग और गुसेंगटन अकेले उस केव के अंदर आगे जाने लगते हैं। और यूं ही कुछ देर अंदर आगे जाने के बाद वहाँ पे उन लोगों के सामने एक अशुरा ब्लू फ्लेम से बनी हुई चेयर के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट बैठा होता है और यही एक्सपर्ट उस 3-हेडेड क्रो का मास्टर होता है, जो कि वहाँ पे गुसेंगटन और जूफेंग को देख करके हंसते हुए उनसे कहता है कि मेरे बच्चों, हम लोग एक बार फिर से मिल गए। तो उस मास्टर के इतना कहते ही उसके पास से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा की पावर रिलीज हो रही होती है, जिसे फील करके जूफेंग भी थोड़ा घबराते हुए कहता है कि तो ये तुम हो। तो अब इधर जूफेंग के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अभी हम लोगों को ड्रैगन केज सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें उस फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जिसके के अंदर 200 सालों से ड्रैगन वेन सोल्स कैद हुई होती हैं। उस अरे फॉर्मेशन को 9 ड्रैगन्स ने अपनी चैन के साथ बंद करके रखा होता है, इसलिए इस जगह को केज ड्रैगन सिटी कहा जाता है। तो अब इस जगह पर उस केज के पास आकर के उस केज को देखते हुए सर्लिंग कहते हैं कि अगर यहाँ पे सभी वेनरेबल्स एक साथ इकट्ठा होंगे तो इस अरे के खुलने के बाद सब कुछ कंट्रोल में होगा और कुछ भी गलत नहीं होगा। तो अब इधर सर्लिंग के इतना कहने के साथ ही वहाँ पे मास्टर होंगफू भी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर उन कमीने गीजर्स को ये पता चल गया कि हमारे पास बुद्धि रूट है और अब हम 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी आर्ट को ट्रेन कर सकते हैं, तो वो सभी लोग मिलकर के कहेंगे सभी हाउसेस के इंटरेस्ट सबसे पहले आगे आते हैं, इसीलिए वो लोग इसके अंदर सबसे पहले ट्रेन करने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढने और चुनने के लिए कहेंगे। वो लोग बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि मैं होंगफू फेंगली इस ट्रेनिंग को जाकर के अकेला ही कंप्लीट करे, इसीलिए उन लोगों का यहाँ पे आना मेरी पोजीशन को सिर्फ खतरे में डालना ही होगा और मेरा उनके पीछे पीछे जाने से उनका इस सब के बारे में पता चलने के लिए बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और एंड पे वो लोग सिर्फ मेरी बात को मानेंगे। रीजन स्टेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट लॉ वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँगा। इतना कह के मास्टर होंगफू वहाँ पे जोरों से हंसने लगते हैं। ये देख करके सर्लिंग उनसे कहने लगते हैं कि मगर लेकिन सर्लिंग के इतना कहते ही मास्टर होंगफू ने आगे बोलने से रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि अब कोई अगर मगर नहीं सर्लिंग, तुम बस अब इसे स्टार्ट करो। ये सुन सर्लिंग भी पहले थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं, लेकिन फिर वो मास्टर होंगफू की बात मान करके अरे फॉर्मेशन को खोलने के लिए स्पेल्सों को कास्ट करने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी उंगली से एक लेजर बीम को उस अरे फॉर्मेशन के सेंटर की ओर ट्रिगर करके मारते हैं, जिस वजह से उस अरे फॉर्मेशन का सेंटर खुल जाता है और वहाँ पे लगी सारी चेन्स एक एक करके वहाँ पे लगे सभी ड्रैगन्स अपने मुंह में वापस से अंदर खींचने लगते हैं और इसी तरीके से उस अरे फॉर्मेशन का एग्जिट धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, जिसके बाद मास्टर होंगफू हिम्मत करके आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और फिर एक पल के लिए हिचकिचाते हुए उस अरे फॉर्मेशन को देखने लगते हैं, जिसके के अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। लेकिन मास्टर होंगफू हिम्मत करके उस अरे फॉर्मेशन के सेंटर में चले जाते हैं और उसके अंदर कूद जाते हैं ताकि वो उसके अंदर कैद बाकी के बचे 8 ड्रैगन सोल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएं। इधर दूसरी ओर सर्लिंग भी उस सील को पूरी तरीके से खुलता हुआ देख करके हल्का सा घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि तो अब फाइनली ये सील पूरी तरीके से खुल चुकी है और अब ये 8 ड्रैगन राउटिंग कर रहे हैं, जबकि उनकी इन पावर्स को सप्रेस करने के लिए यहाँ पे कोई भी दूसरा वेनरेबल मौजूद नहीं है। और अब अगर यहाँ पे इन ड्रैगन वेन सोल्स ने इस सील को तोड़ दिया तो हम सभी लोग यकीनन एक काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो गाइज अब इधर सर्लिंग के इतना सोचने के साथ ही यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो अब इस एपिसोड में तो यार अगले हफ्ते के लिए काफी सारे सस्पेंसेस को छोड़ दिया गया है। एक और हमारा जूफेंग है जो कि उस मिस्टीरियस आदमी से मिला है, जिसके बारे में शायद से वो ऑलरेडी जानता है, लेकिन हम लोगों को तो ये आज ही दिखाया
दिखाया गया है। तो आखिर ये मिस्टीरियस मैन कौन है? क्या यही अशुरा ब्लू फ्लेम का असली ओनर है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी दूसरी और ये और बताना कि क्या मास्टर हांगफू सच में 8 ड्रैगन वेन सोल्स को अपने कब्जे में ले लेंगे और काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे? ये सब तो गाइस अब हम लोगों को अगले हफ्ते ही दिखाया जाएगा जब इसका अगला एपिसोड रिलीज होगा। ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये वाली एपिसोड कैसी लगी। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया।